ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम थ्योरीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम सर एक्सक्यूज मी जी जी सर, न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक जो आपने न्यूमेरिकल जो हमें दिया था सॉल्व करने के लिए, हाँ हाँ ये वाला क्या यस सर सेकंड, आप लोगों ने सॉल्व इसमें किया मैं आपको इसको? मैंने सॉल्व तो किया है सर, सही है या गलत है? कैसे किया है? इसमें इसमें सर जो एब्जॉर्बेंस A 2.2 ये सही है? एब्जॉर्बेंस 2.2 ठीक है। अच्छा सर, थिकनेस ऑफ सेल P 1 सेंटीमीटर। एक मिनट में यहाँ पे आपके लिए टाइप भी करता हूँ। ठीक है, एब्जॉर्बेंस ये आ गई है 2.2। ठीक है, सेल पाथ यस लेंथ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यस सर। देन इसके बाद सर हमें गिवन है सर, गिवन मेस और मॉलिक्यूलर वेट, तो हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम मोल्स में कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए गिवन मेस डिवाइडेड बाय मोलर मेस। कंसंट्रेशन आपने फाइंड करना है, पहले कैलकुलेट करना है, अमाउंट्स दी हुई है तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? गिवन वेट 0.01 ग्राम डिवाइडेड बाय 186 ग्राम पर मोल। 16 ग्राम पर मोल। ठीक पर है, मोल ठीक है। तो ठीक हो गया सर यहाँ तक? ये मोल्स आएंगे ना, ये जो आएगा यस सर, इससे हमारे पास मोल मोल्स, ये मोल्स आएंगे पर 250 ml। ठीक है, लेकिन आपने क्या मोल करना है? पर लीटर मालूम करना है, यानी पर लीटर मीन्स 1000 ml। तो कितना आया ये? तो सबसे पहले आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करने की कोशिश करें। ये था 0.01 ग्राम डिवाइडेड बाय 186, तो ये आता है 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मोल्स। ये मोल्स आ गए पर 250 ml, डिवाइडेड बाय 250 करें, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करें, तो ये जो कंसंट्रेशन आ गई आपके पास सर, 0। ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे, ये डिवाइडेड बाय 250। आपने ये मोल्स निकाले, आपने गिवन वेट को ये सर मॉलिक्यूलर मोल्स वेट तो मेरे से। पास आ गए मोल। ये मोल्स यस, कितने ml में है? यहाँ तक तो किया है। ये मोल्स हैं 250 ml, अच्छा स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है 250 ml एथेनॉल में। ठीक है, अच्छा, अच्छा, लेकिन सही सर। कंसंट्रेशन आपने मोलैरिटी में रिप्रेजेंट करनी है ना। मोलैरिटी मींस मोल्स पर लीटर, तो 250 यस ml सर, में आपके पास मोल्स आ गए हैं। अब डिवाइडेड आपने बाय क्या करना 1000। है? डिवाइडेड बाय 250 ml मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो पर लीटर में आपके पास मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके 0.00021 ये आपकी मोलैरिटी आ गई, कैपिटल एम से। कंसंट्रेशन भी आ गई, एब्जॉर्बेंस भी आ गई, सेल पाथ लेंथ भी है, तो जो आपको कैलकुलेट करना है वो क्या है? मोलर एब्जॉर्बिविटी, हाँ, मोलर एप्सिलॉन एप्सिलॉन एब्जॉर्बिविटी, फाइंड आउट करना है। एप्सिलॉन फाइंड आउट करना है। तो एप्सिलॉन के लिए मैंने यस इक्वेशन ये बताई थी। एप्सिलॉन को अगर ए, मैं, हाँ, एप्सिलॉन मेरे पास यहाँ पे सिंबल नहीं है, मैं इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू ओके एप्सिलॉन बी सी था ना। तो यस, हाँ, आपने आपने एप्सिलॉन कैलकुलेट करना है तो ये सिंपली होगा ए अपॉन ए डिवाइडेड बाय बी सी। बी सी। ठीक है, तो ए कितना है? 2.2 ए हमारे, डिवाइडेड बाय यस बी 1 है और यस सर, मल्टीप्लाई बाय सी कंसंट्रेशन सी आ गई है 0.00021। 0.021। तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगी मोलर एब्सॉर्प्टिविटी। मोलर एब्जॉर्बिविटी। हाँ, मोलर एब्सॉर्प्टिविटी। ओके सर। ये वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करके बताएं। सिंपल सा है, 2.2 को आपने डिवाइड करना है 0.00021 से, तो ये 10,476 आ रही है।
476, ठीक है। 10,400 हाँ, तो इसका यूनिट क्या होगा? पर मोल पर सेंटीमीटर, पर मोल ऐसा हो, पर सेंटीमीटर। नहीं, पर मोलेरिटी, पर मोलेरिटी ये पर सर पर सेंटीमीटर, मोलरिटी। पर मोलेरिटी तो -1 से रिप्रेजेंट करें, पर सेंटीमीटर पर मोलेरिटी, ठीक है। ये आपका आंसर है। ओके सर। हो गया ये। ओके सर, ये सर। तो ये आपके लिए क्लास। अभी हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। अच्छा, तो हम बेसिकली थ्योरीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे थे। तो अच्छा, ये कंटेंट हमने इस कोर्स में डिस्कस करना था और इसके लिए ये रिकमेंडेड बुक्स थी। तो थोड़ा इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम हमने लाइट के बारे में और वेरियस एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में और इसके अलावा इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये कहा था कि लाइट बेसिकली ए फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की फॉर्म में ये प्रोपेगेट कर रही होती है। ये कहा था कि इसके अंदर दो वेक्टर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर और दूसरा मैग्नेटिक वेक्टर। दे प्रोपेगेट इन सेम डायरेक्शन बट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये कहा था। तो हम ईच अदर। हाँ, हम लाइट को डिफरेंट पैरामीटर्स से मेजर करते हैं, ये लाइट की एनर्जी को या लाइट के प्रॉपर्टीज को। एक प्रोपेगेट करता है क्रस्ट एंड ट्रफ की सूरत में ना। तो एक क्रस्ट और ट्रफ का जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम लेम्डा या वेवलेंथ कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का फासला, क्रस्ट टू क्रस्ट। तो दूसरा क्रस्ट डेफिनेटली यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल। तो ये क्रस्ट टू क्रस्ट का जो डिस्टेंस है इसको आप वेवलेंथ कहेंगे। इसी तरह फ्रीक्वेंसी, लाइट की एनर्जी को मेजर करने का जो दूसरा पैरामीटर है इसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है? एक सेकेंड में लाइट जितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है उन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक सेकेंड का दौरानिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस एक सेकेंड में कितने वेव्स कंप्लीट हुए, नंबर 1 एक वेव ये हुआ, दूसरा वेव ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 वेव्स कंप्लीट हुए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हुई। इसी तरह अगर मैं इसी एक सेकेंड के दौरान मैं अगर सिर्फ एक वेवलेंथ लाइट का ट्रेवल करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एक सेकेंड के अंदर जितनी ऑसिलेशंस या जितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स प्रोपेगेट करेंगे, पास होंगे, उन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को हम क्या नाम देते हैं? फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 2 वेवलेंथ में आप देखें, 2 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी में देखें, यहाँ पे इसका वेवलेंथ शॉर्ट है, जबकि 1 हर्ट्ज वाले में इसका वेवलेंथ लॉन्ग है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ जाती है तो वेवलेंथ कम होती जाती है, क्योंकि उस शॉर्ट टाइम में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस उतनी ही बढ़ती जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लाइट की एनर्जी को मेजर करने का एक और पैरामीटर है जिसको आप वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर को इन टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर मेजर करते हैं। सेम यही आप स्केल बना लें, लेकिन ये पहले आपने टाइम स्केल बनाया था, ये वाला टाइम स्केल। अब आप डिस्टेंस स्केल बनाए, लेंथ स्केल। लेंथ स्केल में 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का फासला 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव्स प्रोपेगेट करेंगी उन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को आप क्या कहेंगे? वेव नंबर कहेंगे। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू 1 सेंटीमीटर रीजन, इसके लिए आप जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये होता है वेव नंबर। इस तरह वेवलेंथ, सर एक्सक्यूज मी, प्लीज दोबारा से समझाइएगा ये वेव नंबर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के लिए आपने टाइम को एज स्केल बनाया हुआ था ना, कि एक सेकेंड में जितनी ऑसिलेशंस
पास होंगी, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस होंगी, उन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को आप क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जबकि वेव नंबर भी ऑलमोस्ट उसी तरह का ही है, लेकिन यहाँ पे टाइम डोमेन की बजाय आप डिस्टेंस या लेंथ को डोमेन बनाते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर रीजन में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगी, उन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को आप क्या कहेंगे? वेव नंबर कहेंगे। और इसके लिए यूनिट क्या इस्तेमाल करेंगे? पर सेंटीमीटर, नंबर के साथ पर सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, एक वेव पास हुआ है, तो इसका मतलब इसका वेव नंबर कितना हुआ? 1 पर सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 वेव्स पास हुए हैं, तो इसका मतलब इसका वेव नंबर कितना हुआ? 2 पर सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो आप एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर भी मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एक टाइम डोमेन स्केल है, जबकि वेव नंबर एक डिस्टेंस डोमेन, लेंथ डोमेन स्केल है। ठीक है? फ्रीक्वेंसी को आप पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, पर सेकेंड में मेजर करते हैं, या हर्ट्ज में मेजर करते हैं, जबकि वेव नंबर को पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने वेव्स पास हुए या कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट हुई, ये हुआ वेव नंबर। 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए, ये हुआ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया अभी? अच्छा, यस सर। ठीक है। अब एक और हमने अब इन पैरामीटर्स को का रिलेशन बताया था एनर्जी के साथ। तो एक टर्म ये बताई थी कि जैसे जैसे वेव, अगर हम फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, 1/λ। याद है? ठीक है। तो इस तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी जैसे वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ जाती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ऊपर की तरफ, लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करने के लिए आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, वेव नंबर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c/λ। ठीक है? ये इक्वेशन बनाई थी लास्ट टाइम हमने, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c/λ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी और जो वेव नंबर के बीच जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो c है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, इसको आप स्पीड ऑफ लाइट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? अब एक और हमने टर्म बताई थी कि एनर्जी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट लगाते हैं, E इज इक्वल्स टू h म्यू। तो ये प्लांक्स इक्वेशन बनती है। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह अगर ये वाला एक्सप्रेशन रखें, फ्रीक्वेंसी c/λ है ना, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? E इज इक्वल्स टू h c/λ। ठीक है? तो ये दोनों ही सेम एक्सप्रेशंस हैं, एक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ। तो इस तरह एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ विद कांस्टेंट वैल्यू, जो डिपेंड करती है प्लांक्स कांस्टेंट पे, और इसी तरह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जबकि एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ पे, और इनका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एनर्जी और वेवलेंथ का, वो प्लांक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट का प्रोडक्ट है। ठीक है? ये इक्वेशंस बनाई थी। अच्छा, तो इसी तरह हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अच्छा, अब जब ये लाइट मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होती हैं। हमने ये कहा था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल
ये सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग लेवल्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मौजूद हैं और ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो ये एक्साइट हो जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल एक्साइटेशंस काउंट करना चाहें तो एक सिग्मा स्टार पाई, एक सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एक पाई टू सिग्मा टू पाई स्टार, दूसरा पाई टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार होंगी। इस तरह बहुत सारे पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकते हैं, लेकिन ये सारी ट्रांजिशंस जो हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हैं। कुछ ट्रांजिशंस जो होती हैं आपको प्रैक्टिकली आपको नज़र आएंगी, लेकिन कुछ ट्रांजिशंस प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व नहीं होंगी। तो वो ट्रांजिशंस जो जिनका जो सिर्फ थ्योरेटिकली तो आपको यहाँ पे मुमकिन लग रहा है, क्योंकि ये ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट ट्रांजिशन आप थ्योरेटिकली बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो मुमकिन ना हो, ऐसी ट्रांजिशंस को हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहते हैं। और जो थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली मुमकिन हो, इनको हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में ट्रांजिशंस होती हैं, या तो वो फॉरबिडन होंगी या फिर वो अलाउड ट्रांजिशन होंगी। अच्छा, अब हमने ये कहा था कि हम कैसे मालूम करें कि कोई ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है या फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो हम अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस को इन टर्म्स ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ट्रांजिशन की मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ग्रेटर देन 10⁻⁴ है तो इट मीन्स कि ये ट्रांजिशन ग्रेटर देन 1000 है, तो इट मीन्स कि ये ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होती है। और वो ट्रांजिशन जिनकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी लो होती है वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इन्होंने रिकॉर्ड की गई है, ये ग्रेटर देन 10⁻⁴ है। जबकि n टू पाई स्टार ट्रांजिशन रिकॉर्ड की हुई है 10⁻³ से कम है। तो इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ज़्यादा है पाई टू पाई स्टार की, तो ये वाला अलाउड ट्रांजिशन होगा। और इसमें मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ये तो प्रैक्टिकली आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज कैलकुलेट करके बता सकते हैं। लेकिन कुछ रूल्स हैं, थ्योरेटिकल रूल्स, जिनकी मदद से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांजिशन जो होगी वो अलाउड ट्रांजिशन होगी और कौन सी ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। इस रूल को हम सिलेक्शन रूल कहते हैं। तो सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करे उनको हम क्या कहते हैं, अलाउड ट्रांजिशन, और जो सिलेक्शन रूल को फॉलो ना करे उनको थ्योरेटिकली हम फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहते हैं। अच्छा, तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ होमो लोमो की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, होमो लोमो के बीच एनर्जी डिफरेंस कम होगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन हो सकती है। होमो लोमो के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस उतनी डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि एनर्जी उस ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा, लेकिन बाज़ मरतबा ये कहा था कि कुछ ट्रांजिशंस आपको मुमकिन लगती हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं होती। इसकी वजह क्या है? बिकॉज देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे तो वो ट्रांजिशंस प्रोबेबल होती हैं। ठीक है, तो इस तरह अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल अलाउड ट्रांजिशंस एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस, दो टाइप्स की ट्रांजिशंस होती हैं। अलाउड ट्रांजिशंस विच हैव हाई प्रोबेबिलिटी टू टेक प्लेस, जिसके वो ट्रांजिशन जिनके वकूफ़ पजीर होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। फॉरबिडन ट्रांजिशंस के होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। अच्छा, थ्योरेटिकली तो मैंने ये भी पहले कहा था कि तकरीबन सारी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ट्रांजिशंस की इंटेंसिटी हाई होती है और कुछ ट्रांजिशंस की इंटेंसिटी बहुत ही लो होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल की, ये
फॉर्मल्डिहाइड है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? तो इसमें आप टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई और नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स को अगर आप काउंट करें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3। अच्छा, तो यहाँ पे टोटल 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इसका मतलब एक सिंगल बॉन्ड का सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1 बनेगा। 3 है तो 3 सिग्मा बनेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग बनेंगे और 3 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। तो 1 2 3 सिंगल बॉन्ड्स है, तो इसका मतलब एक सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, फिर सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2 स्टार सिग्मा 3 स्टार। तो इस तरह 6 सिग्मा बॉन्ड्स बने यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी लेवल 6 हो गई। अच्छा, दूसरा पाई की बात करें तो एक ही पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है कार्बन और ऑक्सीजन का। तो एक पाई बनेगा और एक पाई स्टार बनेगा। ये दो पाई बॉन्ड्स हुए, पाई एनर्जी लेवल्स हुए, पाई और पाई स्टार। और तीसरा यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 नॉन बॉन्डिंग बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी लेवल्स कितने हुए? सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप थ्योरेटिकली बहुत सारी ट्रांजिशंस यहाँ से बना सकते हैं, सिग्मा 1 से सिग्मा 1 स्टार तक, या फिर सिग्मा 2 से सिग्मा 2 स्टार तक, सिग्मा 3 से सिग्मा 3 स्टार तक, पाई से पाई स्टार तक, या पाई से या फिर एन से पाई स्टार तक। इस तरह थ्योरेटिकली बहुत सारी ट्रांजिशंस आपको मुमकिन लगेंगी इस एक छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो सिर्फ एक दो ट्रांजिशंस आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलती हैं, बाकी ट्रांजिशंस आपको नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये सारे ट्रांजिशंस जो हैं वो अलाउड ट्रांजिशंस नहीं हैं। बहुत सारे ट्रांजिशंस फॉरबिडन हैं, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड ट्रांजिशंस अलाउड ट्रांजिशन हैं। तो वो कौन सी ट्रांजिशंस अलाउड होंगी, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन, फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सिलेक्शन रूल के 3 मेजर पोस्टुलेट्स हैं, वो क्या है? नंबर 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल है इसका, कि डेल्टा एस हमेशा 0 होनी चाहिए। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, लेकिन इस ट्रांजिशन के दौरान इसकी स्पिन चेंज हो रही है, तो इट मीन्स कि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। अलाउड ट्रांजिशन के लिए स्पिन का डेल्टा एस का 0 होना लाजमी है। इट मीन्स कि ये E1 से E2 में जाते हुए ये अपनी स्पिन चेंज ना करे। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल हुआ। दूसरा रूल, ये 1 बाय 1 हम डिटेल से बात नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे, हम पहले मेजर पोस्टुलेट्स का नाम ले रहे हैं। दूसरा रूल है लेपर्ट रूल। लेपर्ट रूल ये कहता है कि डेल्टा एल, जिसको आप एंगुलर क्वांटम नंबर, एज़मुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, ये ±1 होना चाहिए। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जो चेंज है वो 0 या ±1 होना चाहिए। ये सिलेक्शन रूल का दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कि साइमल्टेनियस एक्साइटेशन ऑफ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इज फॉरबिडन। यानी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एक्साइट नहीं हो सकते। अगर आप थ्योरेटिकली इस तरह की एक्साइटेशन बनाते हैं तो इस तरह से ये एक फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। ठीक है, तो वो ट्रांजिशन जो इन तीनों रूल्स को फॉलो करें, इनको हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। तो पहला जो हमने रूल का पढ़ा था, ये क्या है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल, डेल्टा एस शुड बी 0। फॉर एग्जांपल हम एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं जिसमें ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक +½ स्पिन में, एक -½ स्पिन में। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट सिंगलेट स्टेट है। कोई भी स्टेट सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है, ये कैसे मालूम करते हैं? ये इस फॉर्मूले से मालूम करते हैं, 2s+1 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगलेट कैसे है? ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट कि यहाँ पे टोटल स्पिन आप 2 इंटू स्पिन करें,
प्लस हाफ माइनस हाफ, ये टोटल स्पिन यहाँ पे 0 है, तो आप 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1, तो ये हुआ 1। तो इस तरह ये सिंगलेट स्टेट आ जाएगी। इसी तरह ये तो ग्राउंड स्टेट हुआ। जब ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा यूवी विजिबल लाइट को, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए अपना स्पिन चेंज नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब ये ग्राउंड स्टेट में जैसी स्पिन थी ऐसी ही इसकी एक्साइटेड स्टेट में स्पिन है, तो इसका मतलब इसका स्पिन चेंज नहीं हुआ। ये वाली ट्रांजिशन सिंगलेट, ये वाली एनर्जी स्टेट, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट भी सिंगलेट एनर्जी स्टेट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका स्पिन प्लस हाफ कहें, अगर इसके स्पिन को प्लस हाफ कहें और एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन के स्पिन को माइनस हाफ कहें, तो ओवरऑल इसका जो 2s प्लस 1 होगा वो कितना होगा? 2s प्लस 1, ये होगा प्लस हाफ माइनस हाफ, ये 0 हुआ, तो 0 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 1, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1, क्योंकि ये 2 0 0 होगा, प्लस 1 में 1 रह गया। तो इस तरह ये वाली स्टेट क्या हो जाएगी? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी। अच्छा, अब ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट अलाउड ट्रांजिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा S 0 है, ठीक है, चेंज इन S 0 है। लेकिन जो दूसरी ट्रांजिशन, पॉसिबल ट्रांजिशन ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाए मगर जाते हुए ये अपना स्पिन चेंज करे। तो इस केस में देखें यहाँ पे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन, जो ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन उसकी स्पिन और जो एक्साइटेड स्टेट में है उसकी स्पिन सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पेयर्ड थे, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए इसने अपना स्पिन चेंज किया हुआ है। ये भी प्लस हाफ है और ये भी प्लस हाफ है, तो इसका मतलब इनका स्पिन अब अनपेयर्ड हो गया, ठीक है, यानी स्पिन इसने एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए चेंज किया। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप इसकी कैलकुलेट करना चाहें 2s प्लस 1 से, तो प्लस हाफ ये 1 होगा, तो s की वैल्यू 1 हो गई, s की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरह प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 3, 2s प्लस 1 3, तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई। तो इसका मतलब इस 3 को आप ट्रिपलेट स्टेट कहेंगे। तो ये सिंगलेट स्टेट था, ये दूसरा जो जिसमें स्पिन चेंज हुआ है ये ट्रिपलेट स्टेट होगा। तो इस तरह अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, this kind of transition is allowed transition, but this kind of transition is forbidden transition. आप इसको allowed transition कह सकते हैं, इसको forbidden transition कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डेल्टा S 0 है, यहाँ पे डेल्टा S 1 है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा S की वैल्यू 1 आ गई ना, चेंज इन स्पिन। तो इस तरह जब ये वाला सिंगलेट स्टेट है, ये वाला ट्रिपलेट स्टेट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी फॉलो हो रहा है कि यहाँ पे स्पिन चेंज नहीं हो रहा है इस ट्रांजिशन में, जबकि इस ट्रांजिशन में स्पिन, फॉरबिडन में स्पिन चेंज हो रहा है। इसलिए जहाँ पे स्पिन चेंज हो वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। तो इस तरह ये मेजर पॉइंट्स थे कि सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशंस आर अलाउड। ये सिंगलेट है, ये भी सिंगलेट है, तो सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशंस आर अलाउड, बट सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन। तो आप लोगों ने फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस का नाम सुना होगा। फ्लोरेसेंस में हमेशा सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होती है, जबकि फॉस्फोरेसेंस में सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन होती है। इस वजह से फ्लोरेसेंस इज अलाउड ट्रांजिशन, जबकि फॉस्फोरेसेंस इज ए फॉरबिडन ट्रांजिशन कह सकते हैं। ये पहला पॉइंट था स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है लेपर्ड रूल। लेपर्ड रूल क्या कहता है कि डेल्टा L, जिसको आप ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एज़िमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, चेंज इन एज़िमुथल क्वांटम नंबर शुड बी प्लस माइनस 1,
और इसी तरह इसी का दूसरा पॉइंट है चेंज इन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शुड बी 0 और प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो वो ट्रांजिशन जो सिमिट्रिकल टू सिमिट्रिकल ट्रांजिशन हो। एज़िमुथल क्वांटम नंबर्स को आप डिनोट करते हैं किस टर्म में, एस पी डी एफ इन ऑर्बिटल से आप रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो इसका मतलब अगर कहीं पे सिमिट्रिकल ट्रांजिशन हो, एस से एस ट्रांजिशन होगी, तो यहाँ पे डेल्टा एल 0 होगा, डेल्टा एल 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एल से लेपर्ड रूल कहता है ये प्लस माइनस 1 होना चाहिए, मगर ये यहाँ पे क्या है, डेल्टा एल 0 है। तो इसका मतलब ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, सिमेट्रिक टू सिमेट्रिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, पी टू पी ट्रांजिशन नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डी टू डी ट्रांजिशन भी नहीं फॉरबिडन होनी चाहिए, एफ टू एफ ट्रांजिशन भी फॉरबिडन होनी चाहिए, क्योंकि ये कहता है कि डेल्टा एल हमेशा प्लस माइनस 1 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लेपर्ड्स रूल, ट्रांजिशन फ्रॉम सिमेट्रिकल टू सिमेट्रिकल आर फॉरबिडन, while transition from symmetrical to asymmetrical are allowed. For example, S से P ट्रांजिशन की बात करें तो ये सिमेट्रिकल टू एसिमेट्रिकल ट्रांजिशन है। तो इस केस में डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एल की वैल्यू ये होती है, अगर आप इसकी वैल्यू को S को 0 कहते हैं, P को 1 कहते हैं, तो ये 1 माइनस 0 इट मीन्स कि ये 1 होती है। तो डेल्टा एल की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब ये होगी ये लेपर्ड रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब S टू P ट्रांजिशन हो सकती है, P टू D ट्रांजिशन हो सकती है, D टू F ट्रांजिशन अलाउड हो सकती है, ये कहता है लेपर्ड्स रूल। ठीक है, तो इस तरह अगर वो ट्रांजिशन जिनमें डेल्टा एल जो है वो 0 हो तो वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगी। तो ये सारे ट्रांजिशन एस एस पी पी डी डी एफ एफ ट्रांजिशन ये सारी फॉरबिडन ट्रांजिशन हैं। और इसी तरह आप ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के टर्म में भी आप अलाउड और फॉरबिडन जस्टिफाई कर सकते हैं, जहाँ पे 0 और प्लस माइनस 1 हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में चेंज, तो इसको आप अलाउड ट्रांजिशन कहेंगे। अच्छा, अब इस बेस पे यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज का इन ट्रांजिशन से क्या रिलेशन है यहाँ पे दिखाया गया है। अगर कोई स्पिन फॉरबिडन हो, कोई ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन हो और लेपर्ड फॉरबिडन हो, तो इसका मतलब ये इस रूल के लेपर्ड रूल के दोनों पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है। डेल्टा एल शुड बी प्लस माइनस 1 को भी फॉलो कर रहा है, और डेल्टा एम शुड बी 0 और प्लस माइनस 1। स्पिन फॉरबिडन इन दोनों को फॉलो नहीं कर रहा, स्पिन फॉरबिडन और लेपर्ड फॉरबिडन। जब ये इन दोनों को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बहुत ही कम होगी ऐसी ट्रांजिशन की। तो इस तरह की ट्रांजिशन की जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होती है वो 0.1 के अराउंड वैल्यू होती है, यानी बहुत ही कम पॉसिबल ट्रांजिशन है। इसी तरह वो ट्रांजिशन जो स्पिन फॉरबिडन हो लेकिन लेपर्ड अलाउड हो, तो इनकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज 10⁻⁻⁻ से 1 के बीच में होती है। जो ट्रांजिशन जहाँ पे स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हो और लेपर्ड फॉरबिडन हो अगर कोई ट्रांजिशन, तो इस केस में इनकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी 10 होती है, 10 के अराउंड होती है। और वो ट्रांजिशन जहाँ पे स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हो और लेपर्ड अलाउड ट्रांजिशन हो, तो दोनों अलाउड है यहाँ पे ना, दोनों हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है और इसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी हमेशा हाई होगी। तो जहाँ पे अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं इनकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी हाई होती है, और जहाँ पे और जो ट्रांजिशंस फॉरबिडन होती है वहाँ पे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू लो होती है। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे सिलेक्शन रूल की। तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए कि वो ट्रांजिशंस जो स्पिन रूल को फॉलो करे, लेपर्ड रूल को फॉलो करे, तो ऐसी ट्रांजिशंस अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं। और इसके अलावा जहाँ पे सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो वो अलाउड ट्रांजिशन होती है, लेकिन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स की साइमल्टेनियस ट्रांजिशन जहाँ पे आप
शो करें वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं। तो ये मेन पॉइंट्स थे सिलेक्शन रूल के। अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉल्वेंट सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जब आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडीज के लिए सॉल्वेंट की सिलेक्शन करना चाह रहे होते हैं तो उस टाइम पे किस तरह का सॉल्वेंट सिलेक्ट करना चाहिए आपको। तो इसके लिए यूजुअली एक जनरल लॉ ये है कि आप एक ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करें जो आपकी एनालाइट के साथ इंटरफेयर ना करे, यानी उस रीजन में एब्जॉर्बेंस, ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करें जो उस रीजन में एब्जॉर्बेंस शो ना करे जिस रीजन में आपका एनालाइट की एब्जॉर्बेंस आती हो। अच्छा, तो पेरेंट इन ए पर्टिकुलर रीजन, यानी यूवी विजिबल रीजन में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सॉल्वेंट को, और मोर इम्पोर्टेंटली जिस वेवलेंथ रेंज में एनालाइट एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है उस रीजन में सॉल्वेंट को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी उस रीजन में सॉल्वेंट को एब्जॉर्बेंस नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए हम चूंकि ये बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं तो ये सॉल्वेंट्स जो हैं वो यूवी रीजन में एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, यानी इनकी यूवी रीजन में डिफरेंट वेवलेंथ्स पे इनकी एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड होती है। तो हम इसलिए हमें डिफरेंट सॉल्वेंट्स का कट ऑफ पॉइंट्स मालूम होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल वाटर और एसीटोनाइट्राइल की बात करें तो ये 190 से 240 नैनोमीटर की वेवलेंथ रेंज में इनका पीक आता है, एब्जॉर्बेंस पीक यूवी स्पेक्ट्रम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 240 और यूवी रीजन में अगर आपने कोई एनालिसिस करनी है तो आप इन सॉल्वेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका ऑलरेडी अपना एब्जॉर्प्शन पीक आता है यूवी रीजन में 190 से 240 नैनोमीटर में। लेकिन आपने किसी विजिबल रीजन में एनालिसिस करनी है या 240 से अबव एनालिसिस करनी है, एनालाइट की एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करनी है, तो इसका मतलब आप उस एनालाइट का सॉल्यूशन वाटर या एसीटोनाइट्राइल में बना सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट का कट ऑफ पॉइंट जो है वो एनालाइट की एब्जॉर्बेंस से कम वेवलेंथ रेंज में है। इसी तरह आप साइक्लोहेक्सेन और आइसोऑक्टेन की बात करें तो इसका जो सॉल्वेंट कट ऑफ पॉइंट है 195 नैनोमीटर है। तो इसका मतलब ये भी इस वेवलेंथ रेंज में आप इसको एज ए सोल्यूशन, इसमें सोल्यूशन नहीं बना सकते इस वेवलेंथ रेंज में एब्जॉर्बेंस की रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन आप हायर वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस अगर आपने रिकॉर्ड करनी है किसी एनालाइट की तो उसका सोल्यूशन आप साइक्लोहेक्सेन और आइसोऑक्टेन में बना सकते हैं। इस तरह हर सॉल्वेंट का डिफरेंट कट ऑफ पॉइंट है। तो इस चार्ट को जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में तो उसमें आपको एनालाइट का सोल्यूशन बनाना पड़ता है पहले। तो किस सॉल्वेंट में आप सोल्यूशन बनाएं तो उसके लिए एक पॉइंट माइंड में रखना होता है, सॉल्वेंट कट ऑफ। तो इन सॉल्वेंट्स के सॉल्वेंट्स कट ऑफ को पॉइंट्स को देखने के बाद आप सॉल्वेंट की सिलेक्शन करते हैं। इसी तरह एन हेक्सेन का और इसी तरह बेंजीन का जो सॉल्वेंट कट ऑफ पॉइंट है वो 280 नैनोमीटर है। अच्छा, तो और बाज़ मरतबा आप सिंपली यूँ करते हैं कि एनालाइट के सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करने से पहले सिर्फ सॉल्वेंट की एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करते हैं और उसको माइनस करते हैं। सॉल्वेंट का एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करते हैं और उसको माइनस करते हैं। इट मीन्स कि आप सॉल्वेंट को एज ए ब्लैंक यूज़ करते हैं और इस तरह आप ब्लैंक करेक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एनालाइट की एब्जॉर्बेंस जो है वो सॉल्वेंट की एब्जॉर्बेंस से मिलती जुलती है, यानी उसी रीजन में एनालाइट भी एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है जिस रीजन में सॉल्वेंट की एब्जॉर्बेंस है, तो इसका मतलब फिर आप जब ब्लैंक करेक्शन करेंगे तो उससे भी ऑलमोस्ट कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप सॉल्वेंट एक ऐसा सिलेक्ट करें जो एनालाइट की रीजन में इसकी कोई एब्जॉर्बेंस ना आती हो। ठीक है, इससे एनालिसिस एक्यूरेट होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम को कैसे प्रेजेंट करते हैं, या यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम किस तरह का नज़र आता है।
अच्छा, मोस्टली ये एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्बेंस प्लॉट कर सकते हैं, यानी एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, या फिर एब्जॉर्बेंस मोलर एब्जॉर्प्टिविटी वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स ऐसे हैं जो या आपके पास ऑप्शन होता है उसको चेंज करने का, स्पेक्ट्रम डिस्प्ले का, ये कि आप डिस्प्ले कर सकते हैं स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट, या फिर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अननोन कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, और ये 200 से 300 तक की रिकॉर्डिंग की गई है एब्जॉर्बेंस की, लेकिन ये देखें कि यहाँ पे ये 200 से लेके 240 तक एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, लेकिन 240 के बाद इसकी कोई एब्जॉर्बेंस नहीं है। और यहाँ पे एक पॉइंट पे इसका वेवलेंथ जाके मैक्सिमम होता है, इसकी एब्जॉर्बेंस एक वेवलेंथ पे जाके मैक्सिमम होती है, फिर डिक्रीज होती है। तो वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आ रही है, इसको हम मैक्सिमम, इस पॉइंट को हम लेम्डा मैक्स यानी वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो जब भी आपने कोई एनालिसिस करनी है तो किस वेवलेंथ को सिलेक्ट करते हैं, लेम्डा मैक्स को सिलेक्ट करते हैं, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को सिलेक्ट करते हैं। इस वेवलेंथ को सिलेक्ट करने के रीजंस होते हैं कुछ। नंबर एक रीजन तो ये है कि इस वेवलेंथ पे एनालाइट की एब्जॉर्बेंस सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है एनालाइट। आपका डिटेक्टर का रिस्पॉन्स जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है इस वेवलेंथ पे। इस वजह से हम एनालिसिस के लिए मोस्टली लैम्डा मैक्स यूज़ करते हैं। इसी तरह ये एक दूसरा कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ स्पेक्ट्रम डिस्प्ले किया गया है। तो इस पिक्चर को दिखाने का मकसद ये है कि यूवी स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है, या यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको किस तरह का स्पेक्ट्रम डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे देखें कि आप इसमें मल्टीपल पीक्स आ रही हैं, दो पीक्स आ रही हैं। एक पीक आ रहा है 255 नैनोमीटर पे, और दूसरा आ रहा है 395 नैनोमीटर पे। तो इसमें से जो जिसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है, जिस वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है, इन दोनों को कंपेयर करें तो इस पॉइंट पे एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है 395 नैनोमीटर पे। तो 395 नैनोमीटर आपका लेम्डा मैक्स होगा, एब्जॉर्बेंस वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो आप एनालिसिस के लिए इस वेवलेंथ को प्रीफर करेंगे और दिस वन। अच्छा, अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंटल सेटअप या डिज़ाइन किस तरह का होता है। यूजुअली तकरीबन तमाम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में एक लाइट सोर्स यूज़ होता है। लाइट सोर्स, उसके सामने स्लिट रखा जाता है, प्रिज्म रखा जाता है, जो क्या करता है, लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ्स को स्प्लिट करता है। अब उसके बाद एक मोनोक्रोमेटर रखा हुआ होता है। मोनोक्रोमेटर अब इन प्रिज्म में से जितनी वेवलेंथ स्प्लिट हुई थी, उनमें से मोनोक्रोमेटर सिलेक्टेड वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है, किसी एक वेवलेंथ को सिलेक्ट करने का काम करता है। यानी आप फॉर एग्जांपल इस लाइट को आपने 7 कलर्स में स्प्लिट किया हुआ है, यहाँ से आपने रेड सेलेक्ट करना है, येलो करना है, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज या वायलेट सेलेक्ट करना है। ये काम आप इस मोनोक्रोमेटर को की मदद से आप वेवलेंथ की सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद वेवलेंथ सिलेक्शन के बाद जो लाइट आगे पास होगी वो जाके सीधे स्ट्राइक करती है सैंपल पे। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो सैंपल कंपार्टमेंट होगा। सैंपल कंपार्टमेंट के अंदर आप सैंपल रखते हैं जिसकी आपने एनालिसिस करनी होती है। अब डेफिनेटली यहाँ से एक लाइट आ रही है, ठीक है, इसको हम इसकी इंटेंसिटी को आप आई नॉट कहें, ठीक है। अब इस सैंपल्स पे स्ट्राइक करने के बाद कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी और कुछ ट्रांसमिट होगी, और जो ट्रांसमिट होगी इसको आप आई कहें, और जो ट्रांसमिट होगी वो जाएगा डिटेक्टर पे सीधे। अब डिटेक्टर क्या करेगा, ट्रांसमिटेड लाइट के स्ट्राइक होने पे डिटेक्टर कोई सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। ये कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हो सकता है, डिजिटल रीडिंग भी हो सकती है, ठीक है।
तो इस तरह अब आप इस बेसिकली ये डायरेक्टली ट्रांसमिटेंस को मेजर करेगा, लेकिन मैंने ये कहा था कि ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस के बीच में लॉगरिथमिक रिलेशन होता है, तो ये इस ट्रांसमिटेंस को कन्वर्ट कर सकता है इनटू एब्जॉर्बेंस, और आपको डायरेक्ट एब्जॉर्बेंस की रीडिंग इस रीड आउट सिस्टम से आपको मिल जाता है। तो ये काम जनरली ये एक जनरल सेटअप है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स का। अच्छा सर एक्सक्यूज मी, जी जी सर ये जो मोनोक्रोमेटर है एक सिंगल रे ऑफ लाइट को क्यों सिलेक्ट करता है? फॉर हाँ, एग्जांपल यहाँ पे इसने क्या है, ग्रीन, और येलो को भी तो कर सकता है, रेड को भी कर सकता है। लेकिन इसको इसको आप ट्यून करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक स्लिट है इस क्रोमेटर के अंदर, क्रोमेटर या तो ये होता है कि या तो फिल्टर्स होते हैं, या फिर इन क्रोमेटर्स के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक स्लिट नज़र आ रही होगी। अब आप इसको मूव करें ऊपर की तरफ, फॉर एग्जांपल इसको ऊपर की तरफ मूव करें तो ये रेड की तरफ जाएगा ना। अगर ये स्लिट इन फ्रंट ऑफ रेड आ जाए तो सिर्फ रेड पास होगी, बाकी पास नहीं हो पाएंगे। इसी तरह अगर ये स्लिट आप मोनोक्रोमेटर को डाउन मूव करें तो ये ब्लू के सामने आएगी, तो अब यहाँ से सिर्फ ब्लू पास होगी, बाकी कलर्स पास नहीं होंगी। तो इस तरह ये वेवलेंथ अच्छा सिलेक्ट करने का, इस तरह से आप डिफरेंट कलर्स को या डिफरेंट वेवलेंथ्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा ओके सर, जो सर आगे जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम वगैरह जो बनेगा तो वो इन डिफरेंट कलर्स की वजह से डिफरेंट बनेगा, हाँ डिटेक्टर जो आगे सिस्टम में। हाँ, वहाँ पे अगर आपने स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना है, स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना है तो आप इस पूरे मोनोक्रोमेटर में से सारी वेवलेंथ्स को वन बाय वन पास कराएंगे, यानी इसको मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसमें से सारी वेवलेंथ्स पास होंगी, और इस अच्छा वेवलेंथ पे एंड हर वेवलेंथ पे डिफरेंट एब्जॉर्बेंस आएगी ना, तो वो प्लॉट होगा इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्बेंस वर्सेस यस वेवलेंथ प्लॉट। लेकिन अगर आपने जिस तरह आपने लैम्बर्ट बीर यस लैम्बर्ट्स लॉ में एक एनालिसिस की थी, एक ही सैंपल का एब्जॉर्बेंस रीडिंग लेना है और उसमें कंसंट्रेशन फाइंड करना है, तो उसमें से सिर्फ आपने एक ही वेवलेंथ को फिक्स रखना है, उसमें आपने मोनोक्रोमेटर को वेरी नहीं करना। ठीक है। तो इसमें से सिर्फ एक वेवलेंथ पास होगी, कौन सी, लैम्डा मैक्स वाली, उसको आप सेलेक्ट करके उसको पास कराएंगे और इसमें सिर्फ एब्जॉर्बेंस की रीडिंग लेंगे और इससे कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। नहीं, आपने अगर पूरा स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना है तो फिर आपने पूरी वेवलेंथ को स्क्रीनिंग करनी होगी। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो नेक्स्ट जो लाइट ह्यूमन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ओके लाइट, सर, थैंक यू। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो लाइट सोर्स होता है वो ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन लैंप्स भी हो सकते हैं। कुछ ओके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सर, में टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स यूज होते हैं, कुछ में जीनॉन आर्क लैंप्स यूज होते हैं। तो ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन लैंप्स, ये जो कॉमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स है वहाँ पे ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन लैंप्स कपल्ड होते हैं। ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन लैंप्स ये दोनों कलेक्टिवली मिलके यूवी विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रम आपको देते हैं। सिर्फ एक लैंप जो है वो दोनों रीजन्स में, यानी यूवी विजिबल रीजन्स में आपको स्पेक्ट्रम आप के वे रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करते, तो इनको कपल किया जाता है ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन को एज ए लाइट सोर्स। लेकिन कुछ में टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है, ये यूवी से लेके विजिबल रीजन तक तकरीबन 190 से लेके 1100 नैनोमीटर तक की रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है टंगस्टन लैंप। लेकिन कंपैरेटिवली ये एक्सपेंसिव है, तो इसके बजाय चीपर वाला ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन लैंप्स यूज होती हैं कॉमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में। अच्छा, अब यहाँ पे सैंपल की बात करते हैं। तो सैंपल हम किसी कंटेनर में रखते हैं ना, तो वो कंटेनर को आप क्विट्स भी कह सकते हैं, सैंपल कंटेनर्स को क्विट्स भी कहते हैं, सेल्स भी कहते हैं। तो ये सेल्स, क्विट्स या सैंपल कंटेनर्स या तो प्लास्टिक के बने होते हैं या ग्लास के या क्वार्ट्ज के बने होते हैं। अच्छा, तो इसमें तो अगर आपने विजिबल रीजन में एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करनी है तो आप प्लास्टिक और ग्लास यूज कर सकते हैं विजिबल रीजन में।
लेकिन यूवी रीजन में अगर आपने एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करनी है तो प्लास्टिक और ग्लास यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक और ग्लास भी यूवी रीजन में एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एनालिसिस में इंटरफेरेंस पे काज कर सकते हैं। आपकी रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगी अगर आप प्लास्टिक और ग्लास यूज़ करें यूवी रीजन में। तो इसके लिए बेहतर होता है आप क्वार्ट्ज यूज़ करें। क्वार्ट्ज जो है वो यूवी विजिबल दोनों रीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, यानी दोनों के लिए ट्रांसपेरेंट है। क्वार्ट्ज यूवी विजिबल दोनों के लिए ट्रांसपेरेंट है, जबकि प्लास्टिक और ग्लास विजिबल रीजन में तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन यूवी रीजन में ये दोनों ट्रांसपेरेंट नहीं है। अच्छा, इसी तरह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और दूसरा होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो पहली वाली केस हमने डिस्कस की वो एक एग्जांपल है सिंगल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। अच्छा, जबकि ये दूसरा जो हम स्कीम डिस्कस करेंगे ये डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की है। अच्छा, डबल बीम में बेसिकली दो क्विट्स यूज होती हैं। एक सैंपल क्विट होता है, दूसरा रेफरेंस क्विट होता है, ठीक है। यानी जब आप यहाँ पे भी सेम इसी तरह यूवी विजिबल रेडिएशंस को पास करेंगे, स्लिट में से गुजरेगा, ये स्लिट में से गुजरने के बाद डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से होते हुए फिल्टर से होते हुए मिरर्स पे आएगा। अब मिरर पे सेम रेडिएशन सोर्स आ रही है, एक ही रेडिएशन सोर्स, ठीक है। जो यहाँ से मिरर वन से फोकस हुआ था वो मिरर 2 पे आता है। मिरर 2 पे आने के बाद ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है ये रेडिएशन। एक पार्ट रेफरेंस बीम बन जाता है और दूसरा पार्ट जो है वो सैंपल बीम बन जाता है। इस तरह रेफरेंस बीम जो होगा वो रेफरेंस बीम जाएगा सीधे कहाँ पे, रेफरेंस क्विट में, और जबकि सैंपल बीम जाएगा सैंपल क्विट में। तो बास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में आपको एक ही क्विट रखने की, एक ही सैंपल रखने का ऑप्शन होता है। वो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में इस तरह होता है। जबकि बास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में साइमल्टेनियसली आप दो सैंपल्स को रखते हैं, एक रेफरेंस को और एक सैंपल को। तो इस तरह जहाँ पे दो क्विट्स रखने का ऑप्शन होता है ये आपका डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। इस तरह रेफरेंस क्विट में हम रेफरेंस सैंपल, एक बीम को हम रेफरेंस बीम कहते हैं, दूसरा सैंपल बीम। तो इस तरह रेफरेंस बीम रेफरेंस क्विट में से पास होता है और डिटेक्टर पे जाता है। तो ये आपको आई नॉट की वैल्यू देता है, इंटेंसिटी ऑफ जो इंसिडेंट बीम है इसकी रीडिंग आपको देता है आई नॉट की वैल्यू। जबकि सेकंड बीम सैंपल बीम सैंपल क्विट में से पास होता है और ये डिटेक्टर 1 पे जाता है। इस तरह आपके पास दो डिटेक्टर्स रखे हुए होते हैं, डिटेक्टर 1 और डिटेक्टर 2। डिटेक्टर 1 आपको वैल्यू ऑफ आई प्रोवाइड करता है और जबकि डिटेक्टर 2 वैल्यू ऑफ आई नॉट प्रोवाइड करता है। इस तरह इन दोनों को फिर आप रीड आउट सिस्टम में कपल करें तो ट्रांसमिटेंस की वैल्यू आती है जो कि इन दोनों का रेशियो होगा, आई आवर आई नॉट का वैल्यू। आई आवर आई नॉट के रेशियो को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेंस कहते हैं। तो ये ट्रांसमिटेंस आपको रीड आउट सिस्टम प्रोवाइड करेगा, जिसको अल्टीमेटली ये बाद में लॉगरिथमिक नेगेटिव लॉगरिथमिक रिलेशन से एब्जॉर्बेंस में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये स्कीम था डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, ठीक है। अच्छा, अब ये स्पेक्ट्रम आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। एक कंपाउंड ए कोई साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरा कंपाउंड है कोई एसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देखें तो आपको कार्बोनाइल और उसके बाद फिर एक ही कंजुगेशन नज़र आ रही है डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये दोनों डिफरेंट हैं, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये एक एसाइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन जब आप इनका एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम देखें, ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट है, तो शेप दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, शेप दोनों का ऑलमोस्ट सेम है।
ऐसा क्यों है? कंपाउंड्स डिफरेंट है लेकिन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम तो इनका दोनों का ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग आ रहा है, यानी सेम आ रहा है। इसकी क्या वजह है? कोई अंदाजा है आप लोगों को? सर बॉन्ड्स की वजह से मेरे ख्याल से। किस वजह से? बॉन्ड सर, डबल बॉन्ड, बॉन्ड या हाँ। आप इनमें कोई एक स्ट्रक्चरल फीचर देखें जो कॉमन है। एक क्या है? कार्बोनाइल यहाँ पे भी है, कार्बोनाइल कार्बोनाइल। यहाँ पे भी है, जी सर। डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, और यहाँ पे कार्बोनाइल और डबल बॉन्ड, कार्बोनाइल और डबल बॉन्ड के बीच में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में एक कंजुगेशन है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है साइक्लिक कंपाउंड में, कार्बोनाइल और डबल बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। एक तो एन पाई ट्रांजिशन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है तो एन पाई ट्रांजिशन, दूसरा पाई पाई ट्रांजिशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन आल दो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये ए साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इनमें कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स कॉमन है। इन कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स की वजह से इनका स्पेक्ट्रम ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब बाकी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम पे बाकी स्ट्रक्चरल पार्ट का स्पेक्ट्रम पे एज इट इज कोई एज सच कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये हो कि किसी भी कंपाउंड में कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं या कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनकी वजह से हमें एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नजर आता है। पूरे कंपाउंड की वजह से नहीं, बल्कि कंपाउंड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ एटम्स होंगे या कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे या कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स होंगी जिनकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम नजर आता है, जिनकी वजह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिस्प्ले होता है। तो इन ग्रुप ऑफ एटम्स को या इन स्ट्रक्चरल फीचर्स को हम क्रोमोफोर्स का नाम देते हैं। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स का क्रोमोफोर सेम है। तो क्रोमोफोर्म सेम होने की वजह से इनका स्पेक्ट्रम जो है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम सेम आ रहा है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो क्रोमोफोर्स की बात आई यहाँ पे, क्योंकि क्रोमोफोर्स अगर सेम हो तो स्पेक्ट्रम, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम सेम होता है, मींस कि तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे का पूरा कंपाउंड एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम डिस्प्ले नहीं करता, बल्कि उस कंपाउंड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या स्ट्रक्चरल फीचर्स होती हैं जिनकी वजह से एब्जॉर्बेंस देखने को मिलती है। इन स्ट्रक्चरल फीचर्स को हम क्या नाम देते हैं? क्रोमोफोर्स का नाम देते हैं। तो स्ट्रक्चरल फीचर्स or group of atoms present in a molecule and responsible to absorb electromagnetic radiation is called chromophore। तो ये बेसिकली नाम अगर हम देखें तो क्रोमो कलर से निकला है ना, तो ये बेसिकली कलर डिस्प्लेइंग स्ट्रक्चरल फीचर्स होती हैं। अगर आप डाइज की बात करें तो डाइज आपको कलर नजर आते हैं, बहुत सारे डाइज, तो इनका जो कलर होता है वो क्रोमोफोर्स की वजह से होता है। ठीक है, कलर क्रोमोफोर्स की वजह से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स या ग्रुप ऑफ एटम्स कलर रिप्रेजेंट करते हैं या एब्जॉर्प्शन शो करते हैं विजिबल रीजन में, तो इनको हम क्रोमोफोर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एजो ग्रुप इन कंजुगेशन एजोडाइज की बात करें तो यहाँ पे एजो ग्रुप होता है। तो ये एजो ग्रुप जो है वो बेसिकली एब्जॉर्बेंस और कलर ऑफ कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन फॉर क्रोमोफोर इट इज नॉट नेसेसरी टू शो कलर बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब यूवी रीजन। लेकिन क्रोमोफोर्स का फंक्शन क्या होता है? दे एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द यूवी और विजिबल रीजन। अगर कोई कंपाउंड कलर्ड है और तो डेफिनेटली वो उसके अंदर क्रोमोफोर है, वो यूवी विजिबल रीजन में एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी आपको नजर आएंगे जो कलरलेस हैं, लेकिन दे आल्सो एब्जॉर्ब रेडिएशंस इन द यूवी रीजन। इसका मतलब ये हुआ कि
क्रोमोफोर के लिए यूवी और विजिबल रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन शर्त है, ना कि कलर्ड होना। क्योंकि ये टर्म बहुत ही प्रिमिटिव है क्रोमोफोर, तो शुरू में जो जिन्होंने क्रोमोफोर्स पे स्टडी की थी वो कलर्ड कंपाउंड्स पे की थी, तो उन्होंने कलर किन स्ट्रक्चरल फीचर्स की वजह से नज़र आता है इस पे स्टडी की थी, इस वजह से इन्होंने उस टाइम पे टर्म क्रोमोफोर इंट्रोड्यूस करवाया था, कलर से रिलेटेड इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन वो सारे कंपाउंड जो यूवी और विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करें उनमें क्रोमोफोर्स मौजूद होते हैं, यानी कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एसीटोन की बात करें तो वो कलरलेस होता है, लेकिन ये एब्जॉर्बेंस शो करता है 280 नैनोमीटर पे। किस वजह से? कार्बोनाइल की वजह से। तो इसका मतलब एसीटोन के अंदर क्रोमोफोर मौजूद है, कार्बोनाइल। ऑल्दो एसीटोन कलरलेस है, लेकिन कार्बोनाइल की वजह से ये 284 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसीटोन में कार्बोनाइल एक क्रोमोफोर है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे क्रोमोफोर्स हैं जिनकी वजह से एब्जॉर्बेंस शो होती है। नाइट जैसे NO2 है, NO है, कार्बोनाइल है, नाइट्राइल है, ये CN डबल बॉन्ड है, ये नाइट्राइल है। और इसी तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से, कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड की वजह से एब्जॉर्बेंस शो होती है। अच्छा, इसी तरह ये कहा कि the nuclei responsible to hold electrons together in bond play an important role to determine the strength of the radiation required for electronic transitions from ground state to excited state. Energy of transition, wavelength of radiation absorbed is the property of the group of atoms rather than the electrons themselves. तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि जब कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होती है। दे अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही इन्फ्लुएंस नहीं करते इस एब्जॉर्प्शन फिनोमेना पे। इन इलेक्ट्रॉन्स के इतराफ में जितना भी न्यूक्लियर इन्वायरमेंट है, जितने भी ग्रुप ऑफ एटम्स हैं और इनका न्यूक्लियर इफेक्ट है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन पे असरअंदाज हो सकता है। इनकी वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन को कम और ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस के लिए, बल्कि इनका न्यूक्लियर इन्वायरमेंट डिटरमिन करता है कि किस वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो इसका मतलब अच्छा, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो इनमें सिर्फ सिग्मा और सिग्मा ट्रांजिशन होती है। तो इसका मतलब सिग्मा और सिग्मा ट्रांजिशन की एनर्जी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एनर्जी ट्रांजिशन। तो इस तरह की ट्रांजिशंस जो होती हैं वो यूवी विजिबल रीजन में आपको नज़र नहीं आती, बल्कि उससे ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह एन सिग्मा ट्रांजिशंस they require lower energy as compared to sigma sigma transitions but not in UV visible region। इसी तरह n sigma transitions भी होती होंगी, लेकिन इनके लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इनकी एनर्जी भी UV विजिबल रीजन में यानी 200 से 800 नैनोमीटर की रेंज में नहीं, बल्कि इससे कम वेवलेंथ रेंज में इनकी रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं, जहाँ पे n सिग्मा ट्रांजिशंस हो। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहाँ पे होगा वहाँ सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन तो होगी, लेकिन इसका वेवलेंथ रेंज क्या है, 125 नैनोमीटर की रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मेजरमेंट रेंज है 200 से 800 इस रीजन में नहीं है, तो ये हम मॉनिटर नहीं कर सकते स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। इसी तरह RSH है, तो ये इसमें n सिग्मा ट्रांजिशन होती है, लेकिन 200 से 210 नैनोमीटर, ये भी हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रेंज से आउट है। इसी तरह अल्कीन्स की बात करें तो इनमें पाई पाई ट्रांजिशन होती है, सेम वही केस 170 से 180 नैनोमीटर।
कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पे n सिग्मा ट्रांजिशंस और पाई पाई स्टार ट्रांजिशंस होती हैं। अच्छा, इसी तरह जो नॉन कंजुगेटेड अल्कीन्स हैं वो दे शो एन इंटेंस एब्जॉर्प्शन बिलो 200 नैनोमीटर। जहाँ पे ऐसे अल्कीन जहाँ पे कंजुगेशन नहीं होती, इनकी एब्जॉर्बेंस आपको 200 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ पे नज़र आएगी। लेकिन जहाँ पे कंजुगेशन होती है तो फिर वो लॉन्गर वेवलेंथ पे आपको एब्जॉर्बेंस आपको देखने को मिलती है। जितनी ज़्यादा कंजुगेशन होगी उतना ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ पे आपकी एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड होगी। इसी तरह नॉन कंजुगेटेड कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं कंपाउंड्स, ये वीक एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं इन 200 टू 300 नैनोमीटर रीजन में। तो ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं और इनमें ट्रांजिशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजिशंस, और एक डिफरेंट वेवलेंथ्स पे इनका एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड होता है। तो अब आप ऑलमोस्ट देख लें तो ये तकरीबन आउट ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, सिवाय इसके जहाँ पे एजाइड है। तो एजाइड जो है वो 340 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस आपको नज़र आती है। अच्छा, अब जो कलर्ड, सर एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो ट्रांजिशन जो डिफरेंट जो कंपाउंड्स की गिवन है, जैसे कि इसमें पाई टू पाई स्टार है, एन टू पाई स्टार है, ये हमें कैसे पता चलेगा किस कंपाउंड में ये ट्रांजिशन होती है? हाँ, ये आप जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे नज़र आ रहा होगा ना कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम है जहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हाँ, समझा था। तो अच्छा जहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन होगी। ठीक है। लेकिन आप वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन की एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो कॉमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसका रेंज क्या है, 200 से 800। उससे कम वेवलेंथ पे अगर कोई ट्रांजिशन होती है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। ठीक है। तो इसी तरह अगर कहीं पे लोन पेयर है तो डेफिनेटली वहाँ पे एन सिग्मा ट्रांजिशन भी होगी, एन पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगी। तो एनर्जी गैप जितना ज़्यादा कम होगा उतनी लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा होल्ड रखें, मैं चार्ज पे लगाता हूँ लैपटॉप। अच्छा अच्छा, तो हम बात कर रहे थे क्रोमोफोर्स की। तो जितनी भी हमें कंपाउंड्स कलर्ड नज़र आती हैं वो कुछ क्रोमोफोर्स की वजह से नज़र आती हैं। तो क्रोमोफोर्स बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। लेकिन जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है कलर्ड कंपाउंड्स में, वो वेवलेंथ हमें नज़र नहीं आती। रिमेनिंग जो वेवलेंथ्स हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस का जो म्यूचुअल कलर है वो हमें नज़र आता है। तो उस कलर को हम कम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ग्रीन कलर का, फॉर एग्जांपल अगर कोई येलो कलर का कंपाउंड है, ठीक है, तो बेसिकली ये एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन 435 से 480 नैनोमीटर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, जो कि किस रीजन में आता है, ब्लू रीजन में। यानी ये ब्लू वेवलेंथ वाली, ब्लू कलर वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन हमें वो कंपाउंड ब्लू नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसने ब्लू कलर को एब्जॉर्ब किया हुआ है। ब्लू के अलावा जो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होंगी उनका कलर, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, वो हमें नज़र आएगा, दैट इज़ येलो। ठीक है। तो इस तरह जहाँ पे वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब होगी हमें येलो ग्रीन कलर नज़र आएगा। वॉयलेट का वेवलेंथ कितना होता है, 400 से 435 नैनोमीटर की रेंज में। तो इस वेवलेंथ रेंज में अगर कोई रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं, इट मीन्स कि ये वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हमें जो कलर रेडिएशन नज़र, हमें जो उस
सैंपल का या उस मटेरियल का जो कलर नज़र आएगा वो येलो ग्रीन कलर नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह तो इस तरह हम जो हमें डिस्प्ले जो कलर डिस्प्ले होता है मटेरियल से, इसको हम कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं। और जो कलर एब्जॉर्ब होती है वो एब्जॉर्ब रेडिएशंस होती हैं एक ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की, लेकिन जो एब्जॉर्ब होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती, बल्कि ऑब्जर्व्ड कलर्स को हम कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं। एब्जॉर्ब रेडिएशंस के का जो कंप्लीमेंट्री कलर होता है वो डिस्प्ले होता है बाय द मटेरियल। नेक्स्ट ये है ऑक्सोक्रोम। हमने ये कहा था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनकी वजह से एब्जॉर्बेंस शो होती है, लेकिन बाज़ मरतबा जो इन्वायरमेंट ऑफ क्रोमोफोर है उसकी वजह से नेचर ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ क्रोमोफोर्स की वजह से क्रोमोफोर का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्रोमोफोर की वजह से ये लॉन्गर वेवलेंथ पे किसी इन्वायरमेंट की वजह से क्रोमोफोर लॉन्गर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन अपना शिफ्ट कर सकता है या शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर सकता है। तो ओवरऑल जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ऑल्दो क्रोमोफोर इज द मेजर कंपोनेंट, लेकिन इस क्रोमोफोर का जो एब्जॉर्बेंस है इस मॉलिक्यूल का इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है। यानी मॉलिक्यूल के अंदर क्रोमोफोर की इतराफ में कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स ऐसे होंगे जो क्रोमोफोर के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को चेंज करेंगे। इन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स क्रोमोफोर्स की एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हेल्पिंग क्रोमोफोर्स, ऑक्सो मीन्स हेल्पिंग है ना, ऑक्सिलरी से निकला है, क्रोमोफोर मीन्स क्रोम मीन्स कलर से निकला है। तो ये कलर इम्पार्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, इन कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं मॉलिक्यूल के कलर के क्रोम। तो wavelength of absorption do not depends only on the nature of the chromophore present in the molecule but also on the environment of the chromophore। तो ये कहा कि क्रोमोफोर का जो नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये सिर्फ क्रोमोफोर पे ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि क्रोमोफोर की इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो क्रोमोफोर की एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करते हैं या उसकी एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को डिक्रीज करते हैं या इसकी एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ को शिफ्ट करते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स या फंक्शनल ग्रुप्स को हम ऑक्सोक्रोम्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड है, NH2 है, SH है, हेलोजन्स हैं, ये सारे खुद क्रोमोफोर्स नहीं हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, तो किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच होते हैं तो इनकी इंटेंसिटी को या वेवलेंथ को चेंज कर रहे होते हैं, तो हम इनको ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये वाला क्या है, एसीटोन, जिसका लैम्डा मैक्स है 279 नैनोमीटर। एसीटोन 279 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस शो करता है, लेकिन ये वाला क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो है वो 291 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस शो करता है। अब दोनों का स्ट्रक्चरल फीचर सेम है, क्रोमोफोर दोनों में सेम है। ये क्या है, कार्बोनाइल, यहाँ पे भी कार्बोनाइल है, अटैच विथ कार्बन, अटैच विथ कार्बन, कार्बन, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बोनाइल है और कार्बोनाइल का कार्बन जो है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल फीचर तो कॉमन है। अब तो इसका मतलब इन दोनों का वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ इनका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफरेंट है। 279 है एसीटोन का और 291 है साइक्लोहेक्सेन का। तो ऐसा क्यों है? तो साइक्लोहेक्सेन का जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो स्लाइटली लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ है एज कंपेयर टू एसीटोन।
इसकी वजह यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो एडिशनल हैं एज कंपेयर टू एसीटोन। एसीटोन में यहाँ पे देखें साइक्लोहेक्सेन में 1 2 3 कार्बन का ग्रुप, ये स्ट्रक्चरल फीचर एडिशनल है, जबकि यहाँ पे नहीं है। तो इन ग्रुप ऑफ इस स्ट्रक्चरल फीचर की वजह से जो साइक्लोहेक्सेन का वेवलेंथ है वो स्लाइटली लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सोक्रोम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन डज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द क्रोमोफोर बट आल्सो ऑन द ऑक्सोक्रोम्स। तो ऑक्सोक्रोम्स क्रोमोफोर की इंटेंसिटी को डिक्रीज इंक्रीज करते हैं या इसकी वेवलेंथ को चेंज करते हैं। तो इस केस में वेवलेंथ को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट किया हुआ है इस स्ट्रक्चरल फीचर ने। इसी तरह ये एक दूसरी एग्जांपल है 1,5 हेक्साडाइन। ये 1,5 1 2 3 4 5 1,5 हेक्साडाइन है। इसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है 178 नैनोमीटर इसका, ठीक है। जबकि 2,4 हेक्साडाइन का वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है 227 नैनोमीटर। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 1,5 पे है जबकि यहाँ पे 2,4 पे। तो जहाँ पे पोजीशन 2,4 पे है इसका वेवलेंथ, ये इसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन 227 लॉन्गर वेवलेंथ पे है एज कंपेयर टू 1,5 जिसका वेवलेंथ 178 है। ऐसा क्यों है, ये वेवलेंथ पे, लॉन्गर वेवलेंथ पे इसकी एब्जॉर्प्शन क्यों शो हुई है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फीचर चेंज हुआ है। ये स्ट्रक्चरल फीचर क्या है कि 2,4 में कंजुगेशन है, यस अल्टरनेट सर, डबल एंड सिंगल कंजुगेशन। बॉन्ड कंजुगेशन है। इस कंजुगेशन की वजह से इसका वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो जितनी कंजुगेशन होती रहे, कंजुगेशन जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है तो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस कंजुगेशन को भी आप ऑक्सोक्रोम कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चरल फीचर है जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन को चेंज करता है। इसी तरह इथाइलिन की एग्जांपल ले लें, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 171 नैनोमीटर, लेकिन एसीटोन का ऊपर हमने दिया हुआ था क्या है 279 नैनोमीटर। और इसी तरह क्रोटोन एल्डिहाइड की बात करें, ये वाला स्ट्रक्चर क्रोटोन एल्डिहाइड, इसमें एसीटोन का कंपोनेंट भी है, ठीक है। ये वाला एसीटोन कंपोनेंट हुआ और ये वाला इथाइलिन कंपोनेंट हुआ। तो इथाइलिन का 171 है, एसीटोन का 279 है, लेकिन जब किसी कंपाउंड के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर्स मर्ज हो जाती हैं, जैसा कि ये क्रोटोन एल्डिहाइड है, इसमें कार्बोनाइल और ये इथाइलिन दोनों कंबाइन हुए हैं, तो अब इन दोनों के बीच में कंजुगेशन जनरेट हुई है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेशन है। तो इस कंजुगेशन की वजह से वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया 290 नैनोमीटर पे। तो ये 290 नैनोमीटर एसीटोन के मुकाबले में भी लॉन्गर वेवलेंथ पे है, इथाइलिन के मुकाबले में भी लॉन्गर वेवलेंथ पे है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन है, इस वजह से। सेम यहाँ पे प्योर बेंजीन की बात करें तो यहाँ पे देखें बेंजीन का वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन 255 नैनोमीटर होता है, लेकिन फिनोल में सिर्फ एक एडिशनल OH है। इस OH की वजह से वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन 270 नैनोमीटर पे चेंज हुआ। तो इसका मतलब OH खुद तो क्रोमोफोर तो नहीं है ना, क्रोमोफोर तो ये बेंजीन का रिंग हुआ। तो ये OH की वजह से इसका वेवलेंथ 255 से 270 नैनोमीटर पे शिफ्ट हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सोक्रोम कहेंगे। इसी तरह एनिलीन की बात करें तो यहाँ पे भी और भी ज़्यादा, बेंजीन का कितना था सिर्फ 255, अब NH2 ग्रुप की वजह से और ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ 280 नैनोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये NH2 भी और OH भी एक ऑक्सोक्रोम है जो खुद एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते, लेकिन क्रोमोफोर की एब्जॉर्प्शन के नेचर को चेंज कर रहे होते हैं। तो इस तरह इनको हम क्रोमोफोर्स का नाम देते हैं।
अच्छा, क्रोमोफोर्स का जो इफेक्ट है, सॉरी ऑक्सोक्रोम्स का जो इफेक्ट है ऑन क्रोमोफोर्स, तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 4 कैटेगरीज में। तो किस तरह के इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी सब्स्टिट्यूएंट है which affects the intensity of absorption and possibly wavelength are called oxochromes। एक ऐसा ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट कहें, जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ को या इंटेंसिटी को चेंज करे, जिसको हमने क्या नाम दिया, ऑक्सोक्रोम्स। तो ऑक्सोक्रोम का जो इफेक्ट है वो 4 टाइप्स का हो सकता है। नंबर 1, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को देखें तो एक क्रोमोफोर है जिसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पे है, ठीक है। अगर किसी ऑक्सोक्रोम की वजह से क्रोमोफोर का वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, यानी लोअर एनर्जी की तरफ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, इसको हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे, ठीक है, या इसको आप रेड शिफ्ट भी कह सकते हैं। अगर किसी क्रोमोफोर का एब्जॉर्प्शन, वेवलेंथ ऑफ सर एब्जॉर्प्शन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है नहीं आ रही, सर, जी नहीं आ जी, रही सर। अभी आ रही है क्लियर? ये सिग्नल का इशू है शायद। ये सर अभी क्लियर है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा, ये लास्ट स्लाइड है। तो अगर ये कहा कि ऑक्सोक्रोम की वजह से वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड फिर शिफ्ट। से सिग्नल ड्रॉप हो गए, नहीं आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज़ भी मेरे पास कट कट के आ रही है ना, इसका मतलब है कि सिग्नल का इशू है। चले, तो इसी तरह अगर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो तो इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है, इसको हम ब्लू शिफ्ट का नाम देते हैं, शिफ्ट टुवर्ड्स हायर एनर्जी या शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, ब्लू शिफ्ट या हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं इसको आप। अगर ऑक्सोक्रोम की वजह से क्रोमोफोर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो तो इसको आप हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। और इसी तरह अगर इंटेंसिटी किसी मॉलिक्यूल की डिक्रीज हो ऑक्सोक्रोम की वजह से, इसको आप हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। तो इस तरह 4 टाइप्स के इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, एक बेथोक्रोमिक शिफ्ट, एक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, एक हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और एक हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये 4 टाइप्स के इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं ऑक्सोक्रोम्स की वजह से इन क्रोमोफोर्स। चले, मेरे साथ स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट हैं उनका अटेंडेंस आ गया है, तो चलें फिर ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और पिछली रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर करूंगा। पिछले की भी कर दें प्लीज ग्रुप में। ठीक है, ठीक, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।